तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आपके शुरू हो चुके हैं। और कल से यानी कि 7 जून को आपके जियोग्राफी का पहला पेपर है, जो प्रादेशिक भूगोल पेपर का नाम है। तो इसका पेपर आपका कल होने वाला है। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, और ये प्रश्न आपके ज़रूर परीक्षा में ज़रूर काम आएंगे। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे 100% आपके 4-5% इनसे छोटे वाले जो लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो इनसे बनने के चांसेस रहते हैं। तो प्रादेशिक भूगोल आपके पेपर का नाम है, जो विश्व का भूगोल है उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सातों महाद्वीपों से आपसे अलग अलग टॉपिक से आपके अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल, अर्थव्यवस्था, जियोग्राफी वगैरह, नदियाँ, पर्वत, इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं कल के पेपर में। ठीक है, तो आप इसकी पीडीएफ डायरेक्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, या फिर आप इस वीडियो को 2x स्पीड में भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो अनुमानित प्रश्न पत्र है आपकी 2024 की परीक्षा के लिए, और एमडीएस यूनिवर्सिटीज़ की जो परीक्षा है उसके हिसाब से है। बाकी लगभग जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ है सबका जो पैटर्न है वो सेम ही है, तो उनमें भी ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आते हैं। तो सबसे पहला आपके प्रश्न जो बनता है वो आपके एक राजधानी का प्रश्न आता है। कई बार आता है पिछली जो एग्ज़ाम्स, अगर आपके पास सीरीज़ है तो आप पिछले जो क्वेश्चन है पिछले सालों के, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो आपसे ब्राज़ील की राजधानी पूछते हैं कई बार, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड। इन तीनों में से किसी एक की राजधानी का नाम आपसे पूछ लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको तीनों की राजधानियों का नाम बता दिया है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो तीनों राजधानियों का नाम आप याद कर लेना है। तीनों में से किसी का भी आपसे नाम पूछा जा सकता है राजधानियों का। ठीक है, और ब्राज़ील से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे आगे, जैसे ही हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। फिर एक प्रश्न आता है रूर प्रदेश क्या है, तो रूर प्रदेश के बारे में भी प्रश्न आता है, और एक प्रश्न आता है रेड बेसिन क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्न है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिनसे 100% जो परीक्षा के में प्रश्न है वो बनने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल रूर प्रदेश की बात करते हैं। तो रूर प्रदेश, जिसे रूर क्षेत्र, रूर जिला या रूर घाटी के नाम से जाना जाता है, जर्मनी के पश्चिमी भाग में स्थित एक महानगरीय क्षेत्र है। यह नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में स्थित है, और राइन नदी की सहायक नदियों रूर और एमसेस के किनारे बसा हुआ है। तो राइन नदी की एक सहायक नदी है रूर नदी, उसके किनारे पर मतलब ऐसी कोई घाटी टाइप की है, और वहाँ पर मतलब ये बहुत ही औद्योगिक इतिहास के लिए जाना जाता है। मतलब बहुत ही कोयला वगैरह यहाँ पे निकलता है, और लोहे इस्के के खनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रदेश था, तो इसलिए इसको रूर प्रदेश कहते हैं, रूर नदी के किनारे बसा हुआ होने के कारण। ठीक है, घाटी टाइप का कोई स्थान था। यहाँ पर भारी उद्योग, मशीनरी निर्माण, रसायन और बिजली उत्पादन जैसे उद्योगों का विकास हुआ। बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ये जो है प्रदेश जर्मनी के इतिहास में रहता है। ठीक है, फिर रूर प्रदेश के बाद में अगला प्रश्न आता है विश्व की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में। तो आपसे 100% किसी न किसी पर्वत का नाम पूछ लेंगे, या तो आपसे पूछ लेंगे कि एंडीज पर्वत कहाँ है, या फिर रॉकी पर्वत कहाँ है, या फिर उत्तरी अमेरिका के 2 पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए, या फिर हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, या फिर उसकी लंबाई कितनी। मतलब कुछ ना कुछ आपसे पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर आएंगे। 2 या 3 प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, और अति लघुत्मक प्रश्न तो कन्फर्म में बनने के। तो इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो भी विश्व के इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ही स्थान पर। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हिमालय है, तो हिमालय से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही मैंने लिख दिया। हिमालय के अलावा बहुत जो भी ये पर्वत श्रृंखला है उनका नाम आप लोकेशन वगैरह याद कर लेना। तो हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो एशिया में स्थित है। आप जानते ही है हिमालय कहाँ पर है। हिमालय भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान सहित कई देशों से होकर गुजरता है, और हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर भी ये हिमालय के अंदर स्थित है। ठीक है, तो हिमालय का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में आपसे प्रश्न शायद पूछा जा सकता है, बाकी हिमालय का प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा इन बाकियों में से, जैसे एंडीज वगैरह, रॉकी पर्वत, अल्पस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस प्रकार की पर्वत श्रेणियों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लोकेशन ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला सहित कई देशों से होकर गुजरती है। एंडीज में माउंट एकानगुआ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकानगुआ ध्यान रखना, माउंट एकानगुआ सबसे ऊंची चोटी तो ये है अपनी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो सेकेंड यो एंडीज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एकानगुआ 6,962 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पर्वत श्रृंखला वाले, और 100% परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। फिर तीसरी जो पर्वत श्रृंखला
श्रेणी है इंपॉर्टेंट वो है वो रॉकी पर्वत है। तो रॉकी उत्तरी अमेरिका में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों से होकर गुजरती है। रॉकी पर्वत में माउंट एल्बर्ट है जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। आप अगर आपको लोकेशन और ये जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आपको ध्यान रखना है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची माउंट एल्बर्ट है और एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानगुआ है। ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखना। अगर आपकी इसकी ऊंचाई बराबर एग्जैक्ट याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इनके नाम आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, फिर एल्पस पर्वत श्रेणी है, ये यूरोप में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और मोनाको सहित कई देशों से होकर गुजरती है एल्पस पर्वत श्रेणी। एल्पस में माउंट ब्लाक है, ये माउंट ब्लॉक है जो 4810 मीटर की ऊंचाई है। ये सबसे ऊंचा इसकी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रट लेना, PDF डाउनलोड कर लेना। ये पर्वत श्रेणी वाले पर्सन 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। फिर काकेशस जो है पर्वत श्रेणी है वो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ये रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की सहित कई देशों से होकर गुजरती है। काकेशस में माउंट एल्ब्रस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर रॉकी पर्वत देखिए उत्तरी अमेरिका में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों से होकर गुजरती है। रॉकी पर्वत में माउंट एल्बर्ट है, सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, रॉकी पर्वत। ठीक है, और इसके बाद में जो एटलस पर्वत है, एटलस के बारे में आप जानते होंगे। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक पर्वत अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया सहित कई देशों से होकर गुजरती है। एटलस पर्वत में माउंट टॉबकल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो आप मीटर में ऊंचाई है वो आप देख सकते हैं। PDF आप ज़रूर डाउनलोड करना, इसको रिवीजन ज़रूर करना, एग्जाम में जाने से पहले इसको ज़रूर चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन और ये जो इसकी हाइट वगैरह, उसकी ऊंची चोटी वगैरह वो ज़रूर देख के जाना। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। फिर दक्षिणी आल्प्स, एक तो आल्प्स है और एक दक्षिणी आल्प्स है। ये न्यूजीलैंड में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण द्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में फैली हुई है। दक्षिणी आल्प्स में माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण आल्प्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा में आने के चांसेस, बाकी जितने भी ऊपर में जितने भी हमने 6-7 देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कारपेथियन पर्वत, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कारपेथियन को छोड़ दीजिए। और इसके अलावा स्कांडिनेवियाई पर्वत है, ये भी इतना आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अब जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। ये परीक्षा में आता है, GDR यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला है, ये देश के पूर्वी तट के समानांतर लगभग 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, GDR इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, फिर तिब्बत का पठार से संबंधित प्रश्न लगभग हर दूसरे साल परीक्षा में पूछा जाता है। 2021 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार जिसे दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। यह दक्षिण पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्व में कुनकुन और अल्जीन पर्वतों से घिरा हुआ तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, चीन और भारत के लगभग बीच में या फिर वहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी के आसपास। ठीक, पठार की विशेषताएं आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से ऊपर है। विशाल क्षेत्र, ये 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पठार भी है। ठंडा और शुष्क जलवायु है इसकी। विविध भूगोल के अंदर इसके ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियाँ, विशाल मैदान है और इसके अंदर कई जिले शामिल है। इसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तिब्बत का पठार कई अद्वितीय पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें से कई स्थानीय के लोकल है। सांस्कृतिक महत्व भी इसके अलग धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा ये बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण जो है महत्व है तिब्बत का पठार का। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी की दृष्टि से इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का पठार दुनिया की छत इसको कहते हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछ लेगा दुनिया की छत किसे कहते हैं, तिब्बत के पठार को। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महान झील प्रदेशों के नाम आपसे पूछें। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं और लगभग ये 81 ही है, तो महान झील प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं। तो 5 झीलों के नाम रट लेना, 100% परीक्षा में आएंगे। मीठे पानी की झीलें हैं ये। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें देखो, एक तो लेक सुपीरियर, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा पर स्थित है। वहीं लेक मिशिगन दूसरी झील है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, हुरॉन झील, एरी झील और एक झील अन्य और है जिसका नाम है लेक ओंटारियो। ठीक है, ये 5 झीलों के नाम आप है जैसे याद, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, हुरॉन झील, एरी झील और लेक ओंटारियो। फिर आप चाहे तो इसकी लोकेशन आप चाहे तो याद कर लेना, बाकी आपको 5 के नाम तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों से संबंधित भी प्रश्न आता है और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कई एग्जाम से मरुस्थल और घास के मैदान और कई बार नदियों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लोकेशन वगैरह कि कहाँ पर स्थित है। तो प्रमुख मरुस्थलों में देखो, एक तो सारा मरुस्थल आप जानते ही होंगे, जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और इसकी ये लगभग हाइट वगैरह इसकी जो चौड़ाई वगैरह है, कितना फैला, वो सब कुछ यहाँ पर मैंशन है। और इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना, ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, चाड, माली, नाइजर और
और मोरिटानिया सहित कई देशों को पार करता है। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर अरब का मरुस्थल जो है प्रायद्वीप द्वीप समूह के अधिकांश भागों को कवर करता है, जिसमें सऊदी अरब, यमन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और इराक शामिल है। इसका क्षेत्रफल इतना है किलोमीटर के अंदर, ठीक है। फिर सारा मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल। आप इनको नाम याद रखना और इनकी लोकेशन याद रखना, ठीक है। बाकी ये जो कितना लंबा चौड़ा है वो आप ज़रूर याद रखें तो ठीक है, वरना कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो आप नंबरिंग में कुछ भी कर लेना, ऐसे ही मतलब टिप्पर फेंक सकते हैं इसके अंदर तो भी दिख जाएगा। वैसे लोकेशन सही होनी चाहिए। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल इतना है। ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है। थार मरुस्थल तो आपको पता है, भारत और पाकिस्तान में अपने राजस्थान में थार मरुस्थल ही फैला हुआ है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मरुस्थल है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे इतना है। कालाहारी मरुस्थल ये आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग इतना है। ये बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला सहित कई देशों को पार करता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। और मैंने आपको जैसे कहा कि आप PDF डाउनलोड करना, इसके रिवीजन जरूर कर लेना। और ये नंबरिंग का कोई भी मतलब नहीं है, आपके एग्जाम्स में नंबर कौन देखेंगे तो भी इतना डिटेल नहीं है, क्योंकि आपको पता है याद तो रहते नहीं इतने नंबरिंग। तो नंबरिंग पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो हो नहीं रही है, तो नंबरिंग जिसमें बताएं और आपका डाटा एग्जाम सही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा ही हो। बाकी आप लोकेशन थोड़ी बहुत 19-20 चलेगा इसके अंदर आपके एग्जाम्स में। फिर अटाकामा मरुस्थल में देखिए, ये दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू में स्थित है। किल्लीजूल जो मरुस्थल है वो मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान में स्थित है। सोनान मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, नेवादा और यूटा राज्य में स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सारे मरुस्थल है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आप देख लेना, एक तो ये किल्लीजूल वाला मरुस्थल, अटाकामा, कालाहारी मरुस्थल, एक गोबी मरुस्थल, 2-3 एक जो मरुस्थल है उनके नाम पूछे जाते हैं। थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरब मरुस्थल और सारा मरुस्थल। ये कुछ याद कर लेना, इनकी लोकेशन वगैरह, ठीक है, कहाँ पर है। फिर अगला जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के चांसेस है, महाद्वीपों के जो महाद्वीप है 7 महाद्वीप, उनके उपनाम आपसे पूछ लेंगे कि उस महाद्वीप को क्या कहते हैं, उस महाद्वीप क्या कहते हैं। जैसे श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, एकाकी महाद्वीप किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये महाद्वीपों के उपनाम क्या क्या है देख लीजिए। एशिया के जो उपनाम है वो पूर्व का महाद्वीप कहते हैं इसको, पूर्वी महाद्वीप, सूबे का महाद्वीप, सूरजीय महाद्वीप, ठीक है, एशिया के उपनाम है ये। फिर अफ्रीका में देखो काला महाद्वीप है, अंधेरे का महाद्वीप, युवा महाद्वीप, उभरता महाद्वीप, अफ्रीका को ऐसा इसका उपनाम है काला महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका और एक जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। अंटार्कटिका में एक तो सफ़ेद महाद्वीप और एकाकी महाद्वीप, एकाकी महाद्वीप भी अंटार्कटिका महाद्वीप को ही कहा जाता है। तो सफ़ेद महाद्वीप और एकाकी महाद्वीप। इसके अलावा यूरोप को पुराना महाद्वीप कहते हैं, पश्चिमी महाद्वीप भी कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका को दक्षिण महाद्वीप, नया विश्व, उत्तरी अमेरिका को नया पश्चिमी महाद्वीप, इस प्रकार, ठीक है। तो आप इसमें अफ्रीका और अंटार्कटिका को याद कर लेना, इसके क्या क्या उपनाम है, ठीक है। एक तो सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को, और काला महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को, इतना ध्यान रखना। और एकाकी महाद्वीप भी अंटार्कटिका को कहते हैं। फिर दुनिया की प्रमुख नदियों की आपको स्थिति पूछेंगे, कहाँ कहाँ पर ये नदियाँ हैं, और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नदियों के आसपास कोई क्षेत्र, जैसे अभी हमने पढ़ा था रूट क्षेत्र, ठीक है, ट्रेड बेसिन क्षेत्र, इस प्रकार के जो नदियों हैं महत्वपूर्ण नदियाँ, उनके आसपास के क्षेत्र की भी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। तो नदियाँ देखिए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग इतनी लंबी है और अफ्रीका से शुरू होती है और मिस्र में भूमध्य सागर में गिर जाती है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी जल नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में इतनी बहती है और इससे अधिक बहती है, यानी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, नील नदी। उसके बाद में यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में इतने किलोमीटर है वो अधिक बहती है। फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी इंपॉर्टेंट नदी है, मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी से प्रश्न आते हैं। तो मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जो इतनी अधिक बहती है। और ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पीली नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो इतनी अधिक बहती है। और बस ये भी नदी नहीं है। पराना नदी, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो ये ऊपरली 2-3 ये जो ऊपर वाली नदियाँ हैं वो आप ध्यान रखना, इसकी जो है लोकेशन वगैरह, ठीक है। फिर राइन नदी का भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। पश्चिमी यूरोप में इतनी किलोमीटर से अधिक बहने वाली सबसे लंबी नदी है पश्चिमी यूरोप की राइन नदी, ठीक है। अब अगले कुछ 2-3 प्रश्न और हैं। तो ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र है, कौवा उत्पादन क्षेत्र, कौवा यानी कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्र, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यूजीलैंड में जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा दूध होता है, तो वहाँ से दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों को भी पूछा जा सकता है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सोना के जो खाने हैं, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये बड़े वाले प्रश्न इनसे बनते हैं, ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र वगैरह। तो आप ध्यान रखना, ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन के कौन कौन क्षेत्र हैं। तो कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित है, जिसमें मीनास गेरेस, एस्पिरिटो सेंटो, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरिया राज्य शामिल है। यहाँ पर ये जो है कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है ब्राज़ील में। इसके अलावा लंबी चौड़ी डिटेल आप खुद पढ़ लेना PDF डाउनलोड करके। फिर रेड बेसिन क्षेत्र में जो चीन में सिचुआन प्रांत में स्थित एक बड़ा बेसिन है, इसे सिचुआन बेसिन या सिचुआन प्लेन भी कहा जाता है। ये बेसिन सभी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और यांगजी नदी और इसकी
गंगाई नदी द्वारा निकाला जाता है रेड बेसिन क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया नदियों के आसपास का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, तो रेड बेसिन क्षेत्र भी चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे आप रेड बेसिन की डिटेल पूरी पढ़ लेना, क्या क्या निकलता है, क्या क्या है यहाँ पे। और एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ये जो मैंने पीडीएफ में आपको ये इंक्लूड किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, इनसे प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे जितने भी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी जलवायु आपसे पूछ लेंगे कि इनकी जलवायु मिट्टी या फिर इनके अंदर कौन कौन से खनिज निकलते हैं, या फिर मतलब इनकी जलवायु या फिर इनके कृषि या फिर इनकी आर्थिक स्थिति, इस बारे ऐसे भी प्रश्न आपके निम्नात्मक या बड़े वाले प्रश्न ऐसे पूछ जाते हैं। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को अपने स्तर पर तैयार करना है। ऐसे टॉपिक्स बड़े वाले ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इस पीडीएफ में केवल जो छोटे वाले प्रश्न है तिलक गुजरात्मक टाइप के, उनके हिसाब से ये पीडीएफ बनाई गई है। ठीक है, और इसमें ये कोई गारंटी नहीं होती है कि इसमें से ही प्रश्न आएगा, क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है। एग्जामिनर का मूड क्या कहता है वो हम भाप नहीं सकते। बाकी ये मेरे हिसाब से अनुमानित प्रश्न पत्र है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षा में काम आएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।